My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज दैट इज मानवाधिकार एवं कर्तव्य से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। और आज के प्रश्न ऐसे होंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आपकी बहुत मदद कर सकते हैं आपके एग्जाम में आने की संभावना जिसकी बहुत ही अधिक है। तो चलिए आज की क्लास को जल्दी से स्टार्ट किया जाए। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। द क्वेश्चन इज, सूची फर्स्ट को सूची द्वितीय से या सेकंड से सुमेलित कीजिए, अर्थात मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। जल्दी से कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 में है यूडीएचआर आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 और सूची 2 में उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है? राइट टू लाइफ, बैन ऑन डिस्क्रिमिनेशन, इनेट फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड बैन ऑन स्लेवरी। ये है। अब यूडीएचआर क्या है प्रिय विद्यार्थियों? आप सब लोग जानते भी होंगे कि यूडीएचआर का मतलब होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इसके पूर्व में हम लोगों ने चर्चा किया था कि यूडीएचआर जो है उसके जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है मानवाधिकार को, उसमें जो है 30 आर्टिकल्स दिए गए हैं, 30 आर्टिकल दिए गए हैं। तो उसी से रिलेटेड प्रश्न है, मैचिंग टाइप प्रश्न। तो जल्दी से सबसे पहले हम मैचिंग कर लेते हैं। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है A, B, C एंड D। तो मैचिंग करते हैं। जो आर्टिकल 01 है वो किससे रिलेटेड है? इनेट फ्रीडम एंड इक्वालिटी से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 1 है थर्ड का। आर्टिकल 2 जो है वो रिलेटेड है बैन ऑन डिस्क्रिमिनेशन। तो बैन ऑन डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 जो है वो राइट टू लाइफ से रिलेटेड है, तो ये 1 हो जाएगा। और आर्टिकल 4 जो है दैट इज बैन ऑन स्लेवरी। तो इस तरह से जो ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं, 1 का है थर्ड, 2 का है सेकेंड, 3 का है 1 एंड 4 का है 4। तो थर्ड, सेकेंड, 1 एंड 4। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, आपका उत्तर, आपका आंसर सही है। यूडीएचआर आर्टिकल 01 क्या है? वो इनेट फ्रीडम एंड इक्वलिटी दैट इज जन्मजात स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। आर्टिकल 2 जो है वो बैन ऑन डिस्क्रिमिनेशन दैट इज जात, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति, किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार न किया जाएगा। आर्टिकल 3 के आधार पर राइट टू लाइफ अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है। और आर्टिकल 4 जो है बैन ऑन स्लेवरी दैट इज गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया दैट इज क्वेश्चन नंबर 402। प्रश्न संख्या 402 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य किसी खतरनाक जोखिमपूर्ण काम में नहीं लगाया जा सकता है? बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 24 एंड आर्टिकल 26। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। तो आप सभी लोग जिन लोगों ने सी आंसर चुना, आपका उत्तर सही है।
आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज इटीसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य किसी खतरनाक जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नाउ मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। फिर से वही मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। यूडीएचआर आर्टिकल्स हैं 5, 6, 7, 8 और उससे रिलेटेड जो प्रावधान वो दिए गए हैं। तो जल्दी से मैच कर लेते हैं। जो आर्टिकल 5 है प्रिय विद्यार्थियों किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 5 इज रिलेटेड ऑन बैन ऑन टार्चर। आर्टिकल 6 जो रिलेटेड है राइट टू रिकॉग्निशन एज पर्सन बिफोर द लॉ। राइट 7 जो आर्टिकल 7 जो है प्रिय विद्यार्थियों वो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। एंड आर्टिकल 8 जो है वो बैन ऑन द स्लेवरी है। तो इस तरह से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मीन्स ए का 1, बी का 2 और सी का 3 एंड डी का 4। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना आपका उत्तर सही है। यूडीएचआर आर्टिकल जो 5 है वो रिलेटेड है बैन ऑन टॉर्चर अर्थात शारीरिक यातना तथा निर्दय, अमानसिक या अपमानजनक व्यवहार, इन सभी पे प्रतिबंध होगा। दूसरा आर्टिकल 6 जो है और राइट टू रिकॉग्निशन एज पर्सन बिफोर द लॉ अर्थात हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृत प्राप्ति का अधिकार है। आर्टिकल 7 जो है वो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ अर्थात कानून की निगाह में सभी समान होंगे। आर्टिकल 8 जो है राइट टू इफेक्टिव जुडिशरी अर्थात संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का हक है अर्थात राइट टू इफेक्टिव जुडिशरी का हक है आर्टिकल 8 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 404। प्रश्न संख्या 404 है आर्टिकल 12 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 इज अबाउट अर्थात मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 की अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 का संबंध किससे है, रिलेटेड है? ऑप्शंस आर ए राइट टू लिबर्टी स्वतंत्रता के अधिकार से, ऑप्शन बी राइट टू लाइफ जीवन के अधिकार से, ऑप्शन सी राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार से एंड ऑप्शन डी राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार से। तो प्रिय विद्यार्थियों जो आर्टिकल 12 है यूडीएचआर का वो रिलेटेड राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार से। तो इस तरह से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आर्टिकल 12 इज रिलेटेड विथ राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 405। प्रश्न संख्या 405 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिश्नर लोकेटेड अर्थात ह्यूमन राइट्स कमिश्नर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस आर ए वियना, बी डायोश, सी जेनेवा एंड डी कोलंबो। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके बारे में भी आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ पर है? दैट इज सिचुएटेड इन जिनेवा। तो जिनेवा में स्थित है। इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स दैट इज OHCHR हैज इट्स हेडक्वार्टर इन द हिस्टोरिक पैलेस विल्सन बिल्डिंग इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो कहाँ स्थित है? मानवाधिकार उच्चायुक्त का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दैट इज क्वेश्चन नंबर 406। प्रश्न संख्या 406 विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल लॉ कमीशन इन 1947 अर्थात किसने 1947 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना की? आपके ऑप्शंस हैं ए जनरल असेंबली या महासभा, बी सेक्रेटरी जनरल या महासचिव, सी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अर्थात आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एंड डी है ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यास परिषद। तो प्रिय विद्यार्थियों 1947 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये प्रश्न है। तो न्यास नहीं, आर्थिक सामाजिक परिषद नहीं, महासचिव नहीं, बल्कि किसके द्वारा? महासभा या जनरल असेंबली के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। On the recommendation of the 6th committee, the General Assembly decided to establish the International Law Commission and adopted its statute by Resolution 174 2nd of 20 नवंबर 1947। इस तरह से 1947 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना जनरल असेंबली या महासभा के द्वारा की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 407, प्रश्न संख्या 407, मानवाधिकारों के किस पीढ़ी को बहुधा नीला अधिकार या ब्लू राइट्स कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न को हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो प्रथम पीढ़ी जो है या फर्स्ट जनरेशन जो है उसी को कभी कभी ब्लू राइट्स या नीला अधिकार कहा जाता है। पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों को कभी कभी नीला अधिकार कहा जाता है। प्रमुख रूप से स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से यह प्रथम पीढ़ी के अधिकार संबंधित हैं। ये मौलिक रूप से नागरिक और राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं। ये राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा के लिए हैं, इसलिए इन्हें नकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 408, अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसका है? ऑप्शंस आर ए हॉबहाउस, बी बोसांके, सी लॉस्की एंड डी नॉर्मन वाइल्ड। तो ध्यान दीजिए, अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। यह स्टेटमेंट किसका है? लॉबहाउस नहीं, लॉस्की नहीं, बोसांके नहीं, बल्कि किसका है? नॉर्मन वाइल्ड का है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिए, नॉर्मन वाइल्ड के अनुसार अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। इसी से रिलेटेड एक और स्टेटमेंट है, दैट इज हॉलैंड के अनुसार व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्यों को स्वयं अपनी शक्ति से नहीं वरन समाज के बल पर प्रभावित करने की क्षमता को अधिकार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 409, प्रश्न संख्या 409, हाउ मेनी ट्रस्ट टेरिटरीज वेर सुपरवाइज्ड बाय द ट्रस्टीशिप काउंसिल? कुल कितनी न्यासों को न्यास परिषद द्वारा पर्यवेक्षण दिया गया? ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर, A15, B13, C11 एंड D9। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुल कितनी न्यासों को न्यास परिषद द्वारा पर्यवेक्षण दिया गया? हाउ मेनी ट्रस्ट टेरिटरीज वेर सुपरवाइज्ड बाय द ट्रस्टीशिप काउंसिल? कितना किया गया? 15 नहीं, 13 नहीं, 9 नहीं, बल्कि 11 किया गया। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Ultimately, 11 territories were placed under trusteeship, 7 in Africa and 4 in Oceania. 10 of the trust territories had previously been League of Nations mandate. The 11th was Italian Somaliland. तो इस तरह से कुल कितने न्यास? 11 न्यासों को ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यास परिषद के द्वारा पर्यवेक्षण दिया गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 410, दैट इज मैचिंग टाइप क्वेश्चंस एंड रिलेटेड विद UDHR आर्टिकल 09, 10, 11 एंड 12। तो जल्दी से हम लोग मैच कर लेते हैं UDHR, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ABCD दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैच करते हैं। जो आर्टिकल 09 है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज रिलेटेड ऑन बैन ऑन आर्बिट्रेटरी डिटेंशन। आर्टिकल 10 जो है दैट इज रिलेटेड टू राइट टू पब्लिक हियरिंग। आर्टिकल 11 जो है दैट इज रिलेटेड विद राइट टू द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड आर्टिकल 12 जो है दैट इज रिलेटेड विद राइट टू प्राइवेसी। तो इस तरह से जो ऑप्शन बन के आता है वो आता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 1, और एक इसमें है सी में। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थियों, जो UDHR आर्टिकल 09 है वो रिलेटेड है बैन ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन, अर्थात किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश निष्कासित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 10 जो है वो राइट टू पब्लिक हियरिंग, अर्थात किसी भी मामले की सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष अदालत द्वारा हो, इसका अधिकार है। आर्टिकल 11 जो है राइट टू प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय आरोप का अपराध है, जब तक वो सिद्ध नहीं होता है तब तक वो व्यक्ति क्या होगा? निरपराध माना जाएगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप सिद्ध होने तक उसे निरपराध या इनोसेंस माना जाता है। और द लास्ट वन आर्टिकल 12 दैट इज रिलेटेड विथ राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 411, प्रश्न संख्या 411, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। द टेन्योर ऑफ ए जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज, योर ऑप्शंस आर A 10 ईयर, B 9 ईयर, C 8 ईयर एंड D 7 ईयर। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है वो 10 नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, 9 ईयर्स होता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ 15 जज। कितने जज होते हैं? 15 जज। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कंपोज्ड ऑफ 15 जज इलेक्टेड टू 9-year टर्म ऑफ ऑफिस बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। द कोड में नॉट इंक्लूड मोर देन वन नेशनल ऑफ द सेम स्टेट। अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 साल होता है। कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 412। इट इज आल्सो मैच टाइप क्वेश्चन, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। ये रिलेटेड है, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन या उनके कार्यों को दिया गया है, इसको आप मिलाना है। रजनी कोठारी, गोविंद मुखौटी, टॉमस कुचरी एंड सुंदरलाल बहुगुणा, ये किससे रिलेटेड है? ये प्रश्न है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि रजनी कोठारी जी की आप बात करिए तो रजनी कोठारी जी रिलेटेड हैं पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज से। गोविंद मुखौटी जी की बात करेंगे आप तो गोविंद मुखौटी जी PUDR दैट इज पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स से रिलेटेड हैं। और टॉमस कुचरी की यदि बात करिए तो टॉमस कुचरी जो है मछुआरा आंदोलन से रिलेटेड हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा जिनका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा वो चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। तो इस तरह से जो ऑप्शंस है वो आपकी स्क्रीन पर है। इन सभी ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बनता है, पहले का है C, दूसरे का है D, तीसरे का है A एंड चौथे का है B। तो इस तरह CDAB, और CDAB किस में विद्यार्थियों? C में है। तो इस तरह से द C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 413, प्रश्न संख्या 413 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों कि निम्न में से कौन सा स्पेशलाइज्ड एजेंसी या विशेषीकृत अभिकरण नहीं है? ऑप्शंस आर ILO, UNP, WHO एंड FAO। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने इसमें से कुछ नाम अवश्य सुने होंगे। जैसे आपने ILO का नाम सुना होगा, WHO का नाम सुना होगा, FAO का नाम सुना होगा। तो ये सभी क्या है? विशेषीकृत अभिकरण या स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है वो है UNEP, अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये क्या है? एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना आपका उत्तर सही है। UNEP क्या है? दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम and it is responsible for coordinating response to environmental issues within the United Nations system। अर्थात क्या है? UNEP क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। और बाकी ILO, WHO, FAO ये सब क्या है? एजेंसीज हैं या फिर अभिकरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414। नाउ अगेन मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, मिलान है और वही है UDHR दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड प्रश्न है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आप कर सकते हैं। जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। 13 जो है वो रिलेटेड है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से। आर्टिकल 14 जो है प्रिय विद्यार्थियों दैट इज रिलेटेड टू राइट टू एसाइलम, तो बी का सेकंड हो जाएगा। आर्टिकल 15 जो है दैट इज रिलेटेड विथ राइट टू नेशनलिटी, अर्थात सी का जो है फोर्थ हो जाएगा। और इस तरह से आर्टिकल 16 जो है किससे रिलेटेड है? राइट टू मैरिज एंड फैमिली से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनता है फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड, तो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड वो किस में है प्रिय विद्यार्थियों? डी में है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना आपका आंसर सही है। प्रिय विद्यार्थियों, आर्टिकल 13 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, अर्थात प्रत्येक देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने और बसने का अधिकार है अनुच्छेद 13 के द्वारा। अनुच्छेद 14 जो है राइट टू असाइलम अर्थात दूसरे देशों में शरण लेने और रहने का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 जो है दैट इज राइट टू नेशनलिटी अर्थात किसी भी राष्ट्र विशेष की नागरिकता को प्राप्त करने का, रखने का अधिकार है। और आर्टिकल 16 जो है अनुच्छेद 16 जो है दैट इज राइट टू मैरिज एंड फैमिली अर्थात बिना किसी जात, राष्ट्रीयता, धर्म की रुकावटों के आपस में विवाह करने और परिवार की स्थापना करने का अधिकार देता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 16। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं विद्यार्थियों, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी आर्टिकल्स जो है वो किससे रिलेटेड है इसको आप तैयार रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 415, प्रश्न संख्या 415 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डेलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचार विमर्शात्मक अंग है, कौन सा अंग है? ऑप्शन आर, ए सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, बी सेक्रेटरीट या सचिवालय, सी जनरल असेंबली या महासभा, एंड डी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दैट इज आर्थिक व सामाजिक परिषद। तो प्रिय विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचार विमर्शात्मक अंग जो है वो क्या है? सुरक्षा परिषद नहीं, सचिवालय नहीं, आर्थिक सामाजिक परिषद नहीं, बल्कि जनरल असेंबली या महासभा है। तो इस तरह से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों से जिनने सी ऑप्शन चुना, आपका उत्तर सही है। द जनरल असेंबली इज द मेन डेलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. All 193 member states of the United Nations are represented in General Assembly, making it the only United Nations body with universal representation. इस तरह से जो मेन डिलिबरेटरी ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, प्रमुख विचार विमर्शात्मक अंग संयुक्त राष्ट्र का, वो क्या है? जनरल असेंबली या महासभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 416, प्रश्न संख्या 416, कौन सा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में उल्लिखित है? विच फंडामेंटल राइट्स इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 to 22? इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिय विद्यार्थियों पहले भी। ए, राइट टू इक्वलिटी, समता या समानता का अधिकार, बी, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, सी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एंड डी, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, आर्टिकल 19 to 22 या अनुच्छेद 19 से 22 में जिसका वर्णन है वो क्या है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं, समता या समानता का अधिकार नहीं, बल्कि राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 19 to आर्टिकल 22। इस तरह से द बी ऑप्शन इज द right option. The right to freedom guarantees freedom for citizens to live a life of dignity among other things. These are given in Article 19, 20, 21, 21A and 22 of the Indian Constitution. Now the next question, question number 417. It is again matching type question and related with Universal Declaration of Human Rights, UDHR articles. Now the Article 17, 18, 19 and 20. Your options are on your screen. Now first we will start the matching. The Article 17 is related to right to own property. Article 18 is related to right to freedom of thought and religion. Article 19 is related to right to freedom of opinion and expression, and Article 20 is related with article to right to freedom of assembly and association. Now in this way the option A is the right option. प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। जो आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17 है, और राइट टू ओन प्रॉपर्टी दैट इज संपत्ति रखने के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 18 इज रिलेटेड विद राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन, अर्थात विचार, अंतरात्मा और धर्म की आज़ादी का अधिकार अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन दैट इज विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 20 राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन दैट इज शांतिपूर्ण सभा करने या समिति बनाने की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 20 या आर्टिकल 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 418, प्रश्न संख्या 418, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? Your options are A 18, B 36, C 54 and D 70। तो प्रिय विद्यार्थियों, आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 18 नहीं, 36 नहीं, 70 नहीं, बल्कि 54 या 54 होते हैं। तो सी ऑप्शन इज द right option. The council's 54 member governments are elected by the General Assembly for overlapping 3-year terms. Now the next question, question number 419, प्रश्न संख्या 419 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन इज, किस देश में सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन का पद प्रारंभ किया गया था? विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द ऑफिस ऑफ ओम्बुड्समैन? और इसके ऑप्शंस हैं प्रिय विद्यार्थियों, ए स्वीडन, बी फिनलैंड, सी डेनमार्क एंड डी नॉर्वे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो लोकपाल या लोकायुक्त होता है जिसको हम ओम्बुड्समैन कह रहे हैं, तो किस देश में सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन का पद जो है वो प्रारंभ किया गया था? तो किसमें किया गया? नॉर्वे नहीं, फिनलैंड नहीं, डेनमार्क, बल्कि स्वीडन में किया गया था। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों से जिन्होंने ए ऑप्शन चुना, आपका उत्तर सही है। ओम्बुड्समैन क्या है? इट इज अ government official who deals with complaints made by ordinary people against public
ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध जन साधारण की शिकायतों पर सुनवाई करने वाला उच्च शासकीय अधिकारी, जिसको हम लोकपाल या लोकायुक्त कहते हैं, उसी को ओम्बुड्समैन कहा जाता है। द वर्ड ओम्बुड्समैन इज स्वीडिश and loosely translated means grievance person. It was first used in 1809 when the Swedish Parliament established the office of Justice Ombudsman to look after citizens' interests in their dealing with government. Now the next question, question number 420, प्रश्न संख्या 420, in which country Bill of Rights was passed in 1689? Very important question. 1689 में किस देश में Bill of Rights पारित किया गया? Your options are A France, B USA, C England and D is कनाडा। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1689 में किस देश में बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया था? कहाँ किया गया? फ्रांस नहीं, यूएसए नहीं, कनाडा नहीं, बल्कि इंग्लैंड में किया गया था। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स वाज एन एक्ट साइन इनटू लॉ इन 1689 था, 1689 में साइन किया गया बाय विलियम थर्ड एंड मैरी सेकेंड, हु बिकेम को रूलर इन इंग्लैंड आफ्टर द ओवरथ्रो ऑफ किंग जेम्स सेकेंड। द बिल outlined specific constitutional and civil rights and ultimately gave parliament power over the monarchy. Now the next question, question number 421, प्रश्न संख्या 421, Escape from Freedom is a book written by, Escape from Freedom नामक पुस्तक के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। योर ऑप्शंस आर मार्क्वीज, एरिक फ्रॉम, हेबरमास, फ्रीडमैन। तो एस्केप फ्रॉम फ्रीडम या एस्केप फ्रॉम फ्रीडम जो पुस्तक है, जो बुक है, इसके जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो कौन है प्रिय विद्यार्थियों? मार्क्यूज नहीं है, हेबरमास नहीं है, फ्रीडमैन नहीं है, एरिक फ्रॉम है। एरिक फ्रॉम की ये बुक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Erich Fromm was a German-born American psychologist and social philosopher who explored the interaction between psychology and society. His works include The Art of Loving, Escape from Freedom, and The Science Society. He died in 1980. Now the next question, question number 422. Now again the matching type question and related with UDHR, that is Universal Declaration of Human Rights articles. The articles are 21, 22, 23 and 24. Your options are on your screen. First we will start to matching. The article 21 is related to right to take part in government. Article 22 is related to right to social security. Article 23 is related to right to work. Article 24 is related to right to रेस्ट। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों जो ऑप्शंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं थर्ड, सेकेंड, 1 and 4, थर्ड, सेकेंड, 1 and 4 एंड थर्ड, सेकेंड, 1 and 4 बना है बी में। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थियों जो यूडीएचआर का आर्टिकल 21 है वो रिलेटेड है राइट टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट, अर्थात शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से हिस्सा लेने के अधिकार से। आर्टिकल 22 है राइट टू सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 23 जो है राइट टू वर्क या काम करने, इच्छा अनुसार रोजगार की चुनाव, काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेकारी के संरक्षण पाने का हक या अधिकार है। और आर्टिकल 24 जो है राइट टू रेस्ट या विश्राम व अवकाश के अधिकार से संबंधित है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 423, प्रश्न संख्या 423, हु इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ लिबर्टेरियनिज्म, दैट इज कौन स्वेच्छाचारितावाद का समर्थक नहीं है? ये प्रश्न है और आपके ऑप्शंस हैं प्रिय विद्यार्थियों, ए रॉबर्ट नोजिक, बी मिल्टन फ्रीडमैन, सी रॉबर्ट डहल एंड डी एफ.ए. हेयक। तो प्रिय विद्यार्थियों स्वेच्छाचारितावाद का जो समर्थक है, प्रश्न है कि कौन नहीं है। तो यह देखा जाए तो स्वेच्छाचारितावाद का समर्थक रॉबर्ट नोजिक साहब हैं, मिल्टन फ्रीडमैन है, एफ.ए. हेयक है। तो इस तरह से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रॉबर्ट डहल जो है वे स्वेच्छाचारितावाद के समर्थक नहीं है। द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Libertarianism is a political ideology which holds individual liberty as the core political value. Robert Nozick, Milton Friedman and Hayek are eminent supporters of the libertarianism.
Robert Dahl was political scientist. He established the pluralist theory of democracy. Westwork, who governed 1961. How democratic is the American Constitution? तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों स्वेच्छाचारितावाद या लिबर्टेरियनिज्म के जो समर्थक नहीं है वो कौन है? रॉबर्ट डहल जी हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 424, प्रश्न संख्या 424 आपकी स्क्रीन पर है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को निषिद्ध करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिशेस अनटचेबिलिटी? इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, पहले पढ़ा है. तो कौन सा प्रिय विद्यार्थियों? आर्टिकल 17 है जो कि अस्पृश्यता को निषिद्ध करता है. आर्टिकल 17, abolition of untouchability. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. Now the next क्वेश्चन नंबर 425, प्रश्न संख्या 425. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर डज सॉवरेन पावर वेस्ट्स इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संप्रभु शक्ति कहाँ निहित है? योर ऑप्शंस आर ए पार्लियामेंट या संसद, बी जुडिशरी या न्यायपालिका, सी पीपल या जनता, एंड डी प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति. तो प्रिय विद्यार्थियों भारतीय संविधान के अनुसार भारत में जो संप्रभु शक्ति है वो किसमें निहित है? संसद नहीं, न्यायपालिका नहीं, राष्ट्रपति नहीं, बल्कि इन द पीपल ऑफ द इंडिया, अर्थात भारत की जो जनता है उसमें जो है भारत की जो संप्रभु शक्ति है वो निहित है. द सी ऑप्शन इज द right option. The objectives specified in the preamble constitute the basic structure of the Indian Constitution, which cannot be amended. The opening and last sentence of the preamble, we, the people of India, adopt, enact, and give to ourselves this Constitution, signifies the power is ultimately vested in the hands of the people. अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार भारत में जो संप्रभु शक्ति है वो पीपल ऑफ इंडिया या भारत की जनता में निहित है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 426. द बुक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज रिटन बाय. एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो किताब है, पुस्तक, वो किसके द्वारा लिखी गई है? योर ऑप्शंस आर ए ल्यूसियन पाई, बी जी आल्मोंड, सी जी एच सैबिन, एंड डी मॉरिस ड्यूवर्जर. तो प्रिय विद्यार्थियों द बुक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? आलमंड नहीं, डुवर्जर नहीं, शैबिन नहीं, बल्कि इट इज द बुक रिटन बाय ल्यूशियन पाई. सो द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शंस. एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965 is written by Lucian Pai. According to Lucian Pai, political development is a basic concept supporting the gradual diffusion throughout all societies of what we might call a world culture. Development of a nation state is a significant step to achieve political development. Now the next question number 427, प्रश्न संख्या 427. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? Where is the National Human Rights Commission headquarter is situated? The options are A मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी कलकत्ता, एंड डी बैंगलोर. तो कहाँ स्थित प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न पूछा जाता है तो मुंबई नहीं, कलकत्ता नहीं, मंगलोर नहीं, नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी. मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और 12 अक्टूबर 2018 को इसने अपनी स्थापना के 25 ईयर्स या 25 वर्ष पूरे कर लिए. Now the next question number 428, प्रश्न संख्या 428. Which of the following had given the slogans of freedom, equality and fraternity? निम्न में से किसने स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व का नारा दिया था? And your options are A American War of Independence 1776 अर्थात अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776, बी फ्रांसीसी क्रांति 1789, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, सी रशियन रिवॉल्यूशन 1917 या रूसी क्रांति 1917, एंड डी चीनी क्रांति 1949 या चाइनीज रिवॉल्यूशन ऑफ 1949. प्रिय विद्यार्थियों इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व दैट इज फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी का जो नारा था वो कब दिया गया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में दिया गया था. इस तरह से बी ऑप्शन इज द
राइट ऑप्शन, फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी वाज द वन ऑफ द मेनी मोटोज इन यूज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 429, अगेन मैचिंग टाइप क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 हैं, उससे रिलेटेड है प्रश्न। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? 15, 16, 17। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से कर लेते हैं। जो अनुच्छेद 14 है वो किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 जो है वो संबंधित है धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 16 जो संबंधित है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। एंड अनुच्छेद 17 जो है उत्तर संबंधित है अस्पृश्यता का अंत। इस तरह ऑप्शंस आर थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड 1। जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से जो सी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 14 का संबंध है विधि के समक्ष समता से। अनुच्छेद 15 का संबंध है धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध से। अनुच्छेद 16 का संबंध है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता के अंत से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 430, प्रश्न संख्या 430। Which organization stood in favor of human rights in 1828? 1828 में कौन सा संगठन मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु उठ खड़ा हुआ? और ऑप्शंस आर ए प्रार्थना समाज, बी होम रूल लीग, सी ब्रह्म समाज एंड डी रामकृष्ण मिशन। तो प्रिय विद्यार्थियों 1828 में कौन सा संगठन मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु उठ खड़ा हुआ था? आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। प्रार्थना समाज नहीं, होम रूल लीग नहीं, रामकृष्ण मिशन नहीं, बल्कि दैट वाज ब्रह्म समाज। तो इस तरह से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। प्रार्थना समाज की बात की जाए तो प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानडा के द्वारा 31 मार्च 1886 को हुई थी। होम रूल लीग की बात करेंगे तो यह 1800, इसका जो टाइम पीरियड है 1873 टू 1882, यह एक राजनीतिक दल था जिसने आयरलैंड में स्वशासन या होम रूल के लिए आंदोलन चलाया था। तिलक ने पुणे में 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज में तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि की आलोचना की गई और इसके अलावा बहुविवाह, बाल विवाह, सत प्रथा आदि के वेदों के विरुद्ध व त्याज्य माना गया। और जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1 मई 1897 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 431, प्रश्न संख्या 431 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन बारोड फ्रॉम विच कंट्री? किस देश में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है हमारे भारतीय संविधान में? प्रिय विद्यार्थियों इसके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी रसिया, सी बर्मा एंड डी चाइना। तो इसके बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे देश के संविधान में कहाँ से सम्मिलित किए गए हैं। जो प्रिय विद्यार्थियों जो रसिया का संविधान था उस रसिया के संविधान से हमारे देश में जो है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी, स्वर्ण सिंह जो समिति थी प्रिय विद्यार्थियों, उस स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है उनके रिकमेंडेशंस पे जो है मौलिक कर्तव्यों को या फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है हमारे उसमें सम्मिलित किया गया। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज टेकन फ्रॉम यूएसएसआर रसिया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इसे कहाँ से लिया गया था प्रिय विद्यार्थियों? इसे लिया गया था रूस से। तो ध्यान दीजिए इसके बारे में आप सभी लोग पढ़े भी हैं। अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो मौलिक कर्तव्य है वो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे। और इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो भी पूछा जाता है कि
स्वर्ण सिंह समिति या किस समिति की रिकमेंडेशंस पे लिया गया था, कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो है 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। किस देश की संविधान से लिया गया, तो रूस की संविधान से इसको लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 432। प्रश्न संख्या 432 है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। किस मैग्ना कार्टा ऑफ संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये प्रश्न प्रिय विद्यार्थी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। और इसके ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, ए पार्ट सेकेंड भाग 2, बी पार्ट थर्ड भाग 3, सी पार्ट 4 या भाग 4 एंड डी पार्ट 5 या भाग 5। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया है वो क्या है, पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 4 नहीं है, पार्ट 5 नहीं है, बल्कि क्या है, पार्ट 3 है या भाग 3 जो है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान दीजिए, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिए कि भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, हम सभी लोग जान रहे हैं। इस चैप्टर को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह वही अधिकार है जो 12वीं सदी में इंग्लैंड में वहाँ की जनता को मिले थे। यह ऐसे अधिकार है जिन्हें व्यक्ति जन्म के साथ प्राप्त करता है। तो ये प्रश्न प्रिय विद्यार्थी अक्सर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है संविधान की भाग 3 को कहा जाता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 433। प्रश्न संख्या 433 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज द टेन्योर ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज, अर्थात संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का होता है। ऑप्शंस आर ए 5 ईयर, बी 4 ईयर, सी 3 ईयर्स एंड डी 2 ईयर्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, 4 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 ईयर्स या 5 वर्ष होता है। अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। द टेन्योर ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज 5 ईयर। एंटोनियो गुटेरेस, द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, टुक ऑफिस ऑन 1 जनवरी 2017। एंटोनियो गुटेरेस लगातार दूसरी बार बने संयुक्त राष्ट्र महासचिव, 5 साल का उनका कार्यकाल होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को एंटोनियो गुटेरेस को फिर से महासचिव नियुक्त किया है। उनका दूसरा कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2022 को होगा। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ये इससे यह स्पष्ट है कि जो कार्यकाल होता है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का वो कितना होता है, 5 साल होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो कार्यकाल होता है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का वो 5 साल या 5 ईयर्स होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 434। प्रश्न संख्या 434 आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन इज, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत के सर्वोच्च प्रवर्तक थे। द बेस्ट प्रोपाउंडर प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप वाज। और ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ए टी.एच. मार्शल, बी एंथोनी गिडेंस, सी बी.एस. टर्नर एंड डी डेविड हेल्ड। तो प्रिय विद्यार्थियों, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत के सर्वोच्च प्रवर्तक जो थे वो कौन थे, मार्शल साहब नहीं, गिडेंस नहीं, डेविड हेल्ड नहीं, बल्कि बी.एस. टर्नर साहब थे। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी.एस. टर्नर। प्रिय विद्यार्थियों, बी.एस. टर्नर हैज डन recent researches on the changing nature of citizenship in globalizing world and how the social and political changes are posing new challenges to the concept of citizenship. Burner, due to his outstanding contribution, is the best propounder of pluralist theory of citizenship. तो बहुलवादी सिद्धांत के जो सर्वोच्च प्रवर्तक थे वो कौन थे, बी.एस. टर्नर साहब या ब्रूनर एस टर्नर साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 435। प्रश्न संख्या 435। विच स्टेट वाज फर्स्ट टू पास लोकायुक्त एक्ट इन 1970। किस राज्य ने सर्वप्रथम 1970 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन सारे ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब एंड डी हरियाणा। तो फिर विद्यार्थियों, किसने किया था, ओडिशा ने किया था। तो आपका जो ए ऑप्शन है,
ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिए कि 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने जहां केंद्रीय स्तर पर लोकपाल की सिफारिश की थी, वहीं उन्हीं कार्यों के लिए राज्य स्तर पर लोकायुक्त की सिफारिश की थी। उड़ीसा लोकायुक्त अधिनियम 1970 बनाने वाला पहला राज्य बना था। ध्यान दीजिए, उड़ीसा जो है लोकायुक्त अधिनियम 1970 बनाने वाला पहला राज्य बना, जबकि महाराष्ट्र में सबसे पहले 1971 में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। तो लोकायुक्त अधिनियम बना कहाँ पे, पारित कहाँ हुआ, उड़ीसा में 1970 में, और लोकायुक्त की नियुक्ति कहाँ हुई, महाराष्ट्र में 1971 में। उड़ीसा वाज द फर्स्ट स्टेट टू enact Lokpal Act in 1970. Its Lokpal established was done after 13 years, but Maharashtra was the first state to establish this institution by Lokpal Act 1971 and having a Lokpal. Now the next question, question number 436, प्रश्न संख्या 436, who had condemned utilitarianism in his theory of justice? किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद का खंडन किया है? और आपके ऑप्शंस हैं प्रिय विद्यार्थियों, ए प्लेटो, बी हायक, डी सी रॉल्स एंड डी मिल्टन। तो किसने किया प्रिय विद्यार्थियों? अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद का खंडन किया गया है। प्लेटो जी के द्वारा नहीं, हेयक नहीं, मिल्टन नहीं, बल्कि रॉल्स के द्वारा किया गया है। इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिए, जॉन Rawls, one of the most important political philosopher of 20th century, is a critic of utilitarianism. 1971 में रॉल्स ने जिस पुस्तक का प्रतिपादन किया उसमें वितरणात्मक न्याय की ही दर्शन होते हैं। रॉल्स का वितरणात्मक न्याय समझौतावादी सिद्धांत पर आधारित है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को पेश करते हुए सबसे पहले उपयोगितावादी विचारों का खंडन किया है और अपने न्याय सिद्धांत को प्रकार्यात्मक आधार प्रदान किया है। तो इस तरह से न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद का जो खंडन किया गया, किसके द्वारा किया गया? रॉल्स जी के द्वारा किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है विद्यार्थियों, द क्वेश्चन नंबर 437। द क्वेश्चन इज मिलोवन जिलास वाज अ, मिलोवन जिलास जो थे वो कौन थे? प्रिय विद्यार्थियों, मिलोवन जिलास जो है वो क्या थे? एक मार्क्सवादी विचारक थे, एक उदारवादी विचारक थे, एक आदर्शवादी विचारक थे, या एक यथार्थवादी विचारक थे? तो कौन थे प्रिय विद्यार्थियों? जो मिलोवन जिलास थे वो एक मार्क्सवादी विचारक थे। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। मार्क्सिस्ट थिंकर थे, एक मार्क्सवादी विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 438। प्रश्न संख्या 438, भारतीय संविधान की व्याख्या है तो कम से कम कितने न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के होने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों। हाउ मेनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर नेसेसरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? एंड ऑप्शंस आर, आपके विकल्प जो है ए 3, बी 4, सी 5 एंड डी 7। तो 3 नहीं, 4 नहीं, 7 नहीं, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 5 जज कम से कम होने चाहिए। इस तरह से सी ऑप्शन जो है वो सही है। द केस इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ पर्टेनिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of the constitution, see article 145(3) of the constitution, which mandate that such matters be heard by bench of not less than 5 judges। ध्यान दीजिए, not less than 5 judges मीन्स कम से कम 5 जज तो होने चाहिए भारतीय संविधान की व्याख्या हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 439, प्रश्न संख्या 439। द ऑथर ऑफ बुक विलेज कम्युनिटीज इज, विलेज कम्युनिटीज जो पुस्तक है उसके ऑथर हैं कौन है? जेस मिल साहब हैं, बेंथम साहब हैं, हेनरी मैनी साहब, सर हेनरी मैन है, या लॉक हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो विलेज कम्युनिटीज बुक है उसके जो ऑथर है मिल नहीं है, बेंथम नहीं है, लॉक नहीं, बल्कि कौन है? सन हेनरी मैन है। तो इस तरह से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना आपका उत्तर सही है। विलेज कम्युनिटीज इन द ईस्ट एंड वेस्ट, इट्स ऑथर इज हेनरी जेम्स समर मैन। तो सर हेनरी मैन जो है विलेज कम्युनिटीज पुस्तक के ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 440, प्रश्न संख्या 440। हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन बंगाल पार्टीशन हैड टेकन प्लेस इन 905? जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तब गवर्नर जनरल कौन था? यह प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। ऑप्शंस आर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड मोरली। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1905 का बंगाल विभाजन, तो उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन साहब थे। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन
किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 441, हु सेड दैट राइट्स वर इन एग्जिस्टेंस इवन बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट। ध्यान दीजिए, किसने कहा कि अधिकारों का अस्तित्व समाज और राज्य से पूर्व था? ऑप्शंस आर ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो एंड डी मॉन्टेस्क्यू। तो प्रिय विद्यार्थियों, अधिकारों का अस्तित्व समाज व राज्य से पूर्व था, ये कथन है, स्टेटमेंट है, हॉब्स नहीं, लॉक नहीं, मॉन्टेस्क्यू नहीं, बल्कि रूसो साहब का है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, a 1762 book by Jean Jacques Rousseau that discussed this concept, the concept of that rights were in existence even before the existence of society and state, अर्थात अधिकारों का अस्तित्व समाज व राज्य से पूर्व था। इसके बारे में जो डिस्कशन है रूसो साहब ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 442, When International Council of Amnesty International holds its session, अमनेस्टी इंटरनेशनल की इंटरनेशनल काउंसिल अपना सत्र कब आयोजित करती है? ऑप्शंस आर एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर, एवरी 3 ईयर एंड एवरी 4 ईयर्स। तो कब करती है विद्यार्थियों? एवरी ईयर, प्रतिवर्ष करती है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 443, प्रश्न संख्या 443 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट? सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट से कौन सा संबंधित है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ राज्य के सप्तांग सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शंस आर मनुस्मृत, यजुर्वेद, शुक्रनीति या अर्थशास्त्र। प्रिय विद्यार्थियों, जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है उससे संबंधित कौन सा ग्रंथ है? मनुस्मृत नहीं, यजुर्वेद नहीं, शुक्रनीति, बल्कि क्या है? अर्थशास्त्र है। इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संस्कृत साहित्य को समृद्ध करते हुए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। प्रिय विद्यार्थी, प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो कौटिल्य ने लिखा। राज्य के सावयव स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कौटिल्य ने इसके 7 अंग बताए। कौन कौन से अंग है? स्वामी या राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र। और इनका सामूहिक वर्णन ही क्या कहलाता है? सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। Now the next question, question number 444, प्रश्न संख्या 444, who propounded Marxist theory of citizenship, अर्थात नागरिकता के मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? Who propounded Marxist theory of citizenship? Options are A. T.H. Marshall, B. Anthony Giddens, C. Habermas and D. Spencer। तो प्रिय विद्यार्थियों, नागरिकता के मार्क्सवादी सिद्धांत के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो कौन है? मार्शल नहीं, हेबरमास नहीं, स्पेंसर नहीं, बल्कि एंथोनी गिडेंस साहब हैं। इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, एंथोनी गिडेंस एग्जामिन द मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ सिटीजनशिप विद स्पेशल रेफरेंस टू एंथोनी गिडेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 445, प्रश्न संख्या 445, इन विच ईयर अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स वाज पास्ड? किस वर्ष मानवाधिकार संबंधी अमेरिकी अभिसमय पारित हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। और ऑप्शंस आर ए 1967, बी 1968, सी 1969 एंड डी 1970। तो कब पारित हुआ था प्रिय विद्यार्थियों? 67 नहीं, 68 नहीं, 70 नहीं, 1969 में पारित हुआ था। इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फाइनली इन 1969 द American Specialized Conference on Human Rights adopted the American Convention on Human Rights, which, among other things, after entering into force in July 1978, made the existing Inter-American Commission an organ of the convention and established the Inter-American Court of Human Rights। अर्थात मानवाधिकार संबंधी जो अमेरिकी अभिसमय था वो कब पारित हुआ? 1969 में या 1969 में पारित हुआ था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 446, प्रश्न संख्या 446, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता के संकल्प को पारित किया? इन विच ईयर जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन पास्ड यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन पास्ड यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन? या किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता के संकल्प को पारित किया? ऑप्शंस आर 1948, 1949, 1950 एंड 1951। तो कब हुआ विद्यार्थियों? 1948 नहीं, 1949 नहीं, 51 नहीं, 1950 में पारित हुआ था। इस तरह से द सी ऑप्शन इज द right option। By the Uniting for Peace resolution of November 1950, however, the General Assembly granted to itself the power to deal with the threats
to the peace if the Security Council fails to act after a veto by a parliament member। तो इस तरह से विद्यार्थियों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता के संकल्प को 1950 में पारित किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 447, प्रश्न संख्या 447 आपकी स्क्रीन पर है। द क्वेश्चन इज Which article of Universal Declaration of Human Rights 1948 is related to universal suffrages? ध्यान दीजिए, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक मताधिकार से संबंधित है? एंड योर ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 20, सी आर्टिकल 21 एंड डी आर्टिकल 22। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। तो प्रिय विद्यार्थियों, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 का जो अनुच्छेद नंबर 21 है वह सार्वजनिक मताधिकार से संबंधित है। तो इस तरह से ए, बी एंड डी ऑप्शन इज रॉन्ग एंड सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आर्टिकल 21 थर्ड, the will of the people shall be the basis of authority of government. This will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrages and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedure। तो इस तरह से मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 का अनुच्छेद 21 जो है, आर्टिकल 21 जो है सार्वजनिक मताधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, यूडीएचआर आर्टिकल से रिलेटेड है। प्रिय विद्यार्थियों, आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 से रिलेटेड है। जल्दी से मैच कर लेते हैं। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। आर्टिकल 25 जो है वो रिलेटेड है राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आर्टिकल 26 जो है दैट इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन, बहुत ही काम की चीज़ है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 जो है राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ एंड आर्टिकल 28 जो है राइट टू सोशल एंड इंटरेक्शन ऑर्डर से संबंधित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो ऑप्शंस बन रहे हैं, पहले का 3, 3, 2, 1 एंड 4, थर्ड, सेकेंड, 1 एंड 4, दैट इज द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना आपका उत्तर सही है। यूडीएचआर आर्टिकल 25 जो है इसका संबंध राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उससे और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो। आर्टिकल 26 राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 27 राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चर लाइफ या सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने से संबंधित है। आर्टिकल 28 राइट टू सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर, दैट इज सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति के अधिकार से संबंधित है। Now the question number 449, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव दैट इज CHRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? योर ऑप्शंस आर ए लंदन, बी न्यू दिल्ली, सी जेनेवा एंड बी वियना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? लंदन नहीं, जेनेवा नहीं, वियना नहीं, बल्कि कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तो इस तरह से द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मूलतः यह संगठन पहले कहाँ था? लंदन में था, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय नई दिल्ली लाया गया। द कॉमनवेल्थ ऑफ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव हैड इट्स हेडक्वार्टर इन लंदन अंटिल 1993 व्हेन इट शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली। अर्थात 1993 तक कहाँ था? लंदन में था और उसके बाद जो है इसको नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। तो याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 450, दैट इज मैचिंग टाइप क्वेश्चन एंड रिलेटेड विथ UDHR आर्टिकल्स। योर ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। आर्टिकल 29 का संबंध किससे प्रिय विद्यार्थियों? आर्टिकल 29 इज रिलेटेड टू ड्यूटीज एंड लिमिटेशंस। आर्टिकल 30 जो रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड टू सैल्वेटरी क्लॉज। आर्टिकल 27 के बारे में आपने पढ़ा भी है, रिलेटेड टू राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ। एंड आर्टिकल 28 जो है राइट टू सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। इस तरह से द ऑप्शंस आर जो बन रहा है वो सेकेंड, थर्ड, 1 एंड 4 बन रहा है। विद्यार्थियों, आर्टिकल 29 जो है दैट इज रिलेटेड टू ड्यूटीज एंड लिमिटेशंस। तो ड्यूटीज एंड लिमिटेशंस से संबंधित है। तो इस तरह से जो ऑप्शन बनेगा वो है सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट एंड उसके बाद फोर्थ बनेगा। तो सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है
वो राइट ऑप्शन होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना, आपका उत्तर, आपका आंसर सही है। ध्यान दीजिए, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो यूडीएचआर आर्टिकल 29 है वो रिलेटेड है ड्यूटीज एंड लिमिटेशंस या कर्तव्य और सीमा से। आर्टिकल 29 का संबंध किससे है? ड्यूटीज एंड लिमिटेशंस या कर्तव्य और सीमा से। आर्टिकल 30 का संबंध है सैल्वेटरी क्लॉज से। आर्टिकल 27 का संबंध है राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ या सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने से। और आर्टिकल 28 का संबंध है प्रिय विद्यार्थियों सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति के अधिकार से या राइट टू सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर से संबंधित है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का आंसर, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस, 50 प्रश्न मानवाधिकार और कर्तव्य, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से संबंधित जो थे उसके बारे में चर्चा किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न आपकी मदद करेंगे, आपके एग्ज़ाम में आपकी सहायता करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ इस वीडियो पे कमेंट्स भी करिए। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से चैनल पर सर्च कर पाएँ, आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के खोज पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बनना, उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ विकल्प आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक।